नमस्कार दोस्तों, आप सबों के भारी डिमांड पर आज हम लेके आए हैं ब्रिलियंट मॉडल सेट 1 सोशल साइंस का। तो जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सोशल साइंस के मॉडल सेट 1। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कहता है कि पहला नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी। तो सबसे ज्यादा जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी गैरीबाल्डी, या ऑप्शन नंबर सी काउंट काबूल, या ऑप्शन नंबर डी मेजनी। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो बिस्मार्क साहब की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है। यानी रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है इनमें से। तो पहला है मुसोलिनी, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है गैरीबाल्डी, या चौथा है विक्टर इम्यूएली। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर है बी जो है, यानी बिस्मार्क साहब, यही ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी यानी बिस्मार्क साहब भी हो जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, वॉर एंड पीस किसने लिखी। यानी वॉर एंड पीस एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, टॉल्स्टॉय, बर्नार्ड शो, या कार्ल मार्क्स, या दोस्तोयेव्स्की। तो इसके लेखक जो है वो टॉल्स्टॉय साहब थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया। 1865 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, या 1870 ईस्वी में, या 1861 ईस्वी में। तो रूस में जो दासत्व समाप्त किया गया था वो 1861 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ईस्वी वाला को आप सबसे ज्यादा याद रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो देखिए, सोवियत संघ के विघटन होने से पहले दुनिया में दो सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी। पहला तो अमेरिका था और दूसरा है सोवियत संघ, जो अभी रूस के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ जो रूस है उसी को हटने से आपका ये जो देश बना है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब जो देश है ये सोवियत संघ से टूटकर ही बना था। तो सोवियत संघ कब टूटा, तो सोवियत संघ 1891 ईस्वी में टूटा, यानी इससे पहले ये भी विश्व के सर्वशक्तिशाली देशों में से एक था। आप देखिए, इतना टूटने के बाद इससे 13 देश टूटा, उसके बाद भी रूस दुनिया के क्षेत्रफल में दुनिया के सबसे बड़ा देशों में से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में, जर्मनी में, पोलैंड में, या फ्रांस में। तो कार्ल मार्क्स साहब का जन्म जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। यानी हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते हैं उसको क्या कहा गया, व्यापारी, शासक वर्ग, कोलेन, या फ्रांसीसी। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलेन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे, कोलेन। ठीक है, हम 2 बार बोल दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे, कोलेन कहा जाते थे। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट, या निक्सन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी यानी निक्सन साहब जो थे वो हिंद चीन के अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निक्सन साहब उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हो चिन मिन्ह की सरकार थी कहाँ, दक्षिणी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, या पश्चिमी वियतनाम में। तो हो चिन मिन्ह साहब की जो सरकार थी वो दक्षिण वियतनाम में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर साहब जी ने अपनी उपाधि त्याग दी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उस वक्त के दौर में सभी लोगों ने अपने अपने जो उपाधि जो अंग्रेज सरकार ने दी थी उनको त्याग दिया था, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे, पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, या चौथा है राजा राम मोहन राय। तो देखिए आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 आ जाए तो आप ऑप्शन नंबर सी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगाम, या 1929 लाहौर। तो आप इसको याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की जो मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की, यानी उन्होंने कहा था कि अब हमारा देश छोड़ो और हमें पूरा देश यानी हमारा अपना देश का राज्य हमें चलना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस से पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो देखिए इसका अन्य नाम क्या था, साइमन कमीशन, ली कमीशन, हंटर कमीशन, या साइजेंट कमीशन। तो देखिए इसका दूसरा नाम था वो साइमन कमीशन, तो उसका इसका विरोध भी किया गया, गो बैक साइमन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला हरदया, या घनश्याम दास बिरला। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत साहब जो थे वो यूनियन कांग्रेस के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, या जॉर्ज स्टीफेंसन, या रॉबर्ट फुल्टन। तो इंजन का आविष्कार जो है वो क्या कौन किए थे, जॉर्ज साहब ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तब इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1854 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, या 1907 ईस्वी में। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1907, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन, तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है, पटना में है स्थित, या अमृतसर, या दिल्ली, या आगरा। तो हमारा जो श्री हरमंदर सिंह साहिब है वो कहाँ स्थित है, अपने बिहार राज्य की राजधानी यानी पटना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है, औरंगजेब का, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या अलाउद्दीन खिलजी। तो शेरशाह सूरी का क्या है, ऐतिहासिक मकबरा है, कहाँ, अपने बिहार के सासाराम में। ठीक है, तो सासाराम में किसका मकबरा है, तो शेरशाह सूरी साहब का मकबरा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई। तो नई आर्थिक नीति 1920 में, 1925 में, 1921 में, या 1918 में। तो नई आर्थिक नीति 1921 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, 1921 ईस्वी में। अगर आप इस सब का क्वेश्चन आंसर जानते होंगे तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 2 बार बोलते हैं तो हमारे बोलने से पहले आप ऑप्शन को क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि आप कितना याद कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। मतलब अमेरिका के कौन राष्ट्रपति से थे जो न्यू डील को लागू किया। तो पहला है अब्राहम लिंकन, वुडरो विल्सन, या जॉन F कैनेडी, या FD रूजवेल्ट। तो FD रूजवेल्ट साहब जी थे तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति से जिन्होंने न्यू डील को लागू किया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही साहब जो थे वो न्यू डील को लागू किया गया था। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। तो कैक्सटन, हैमिल्टन, या एडिसन, या स्मिथ। तो कैक्सटन यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। तो कैक्सटन ने इंग्लैंड में मुद्रण कला की क्या किया था, शुरुआत किया था।
अब देखिए 22 का क्या कह रहा है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको गोल भरने के लिए दिया जाएगा तो आप उसमें बी में गोल भर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? पेट्रोल, कोयला, जल या लौह अयस्क? तो नवीकरणीय संसाधन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? मृदा मतलब मिट्टी, तो किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नगण्य का मतलब सबसे कम होती है? तो वो है पहला लेटराइट मृदा में, जलोढ़ मृदा में, काली मृदा में या पर्वतीय मृदा में? तो देखिए जो पर्वत के किनारे जो मिट्टी पाया जाता है उसमें क्या है, ह्यूमस की मात्रा सबसे कम यानी नगण्य होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम आगे करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1987 में, सितंबर 1980 में, जून 2002 में या सितंबर 2002 में? तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से याद कीजिएगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, आपको एक जैसे दिया हुआ है, दोनों महीना सेम है और क्या है, साल को चेंज कर दिया है, तो तीन को सेम है। देखिए सितंबर 1987, सितंबर 1980 और सितंबर 2002। और देखिए 2002 एक है जून 2002 था, आप इसको याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सितंबर 1987 में जो है सो भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी, क्योंकि जल दुनिया में धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो हम लोग जितना हो सके जल को कम यूज करें, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? मतलब वन वाला देश कौन है, विश्व में सबसे ज्यादा वन वाला देश कौन है? तो भारत, रूस, ब्राजील या कनाडा? तो देखिए दुनिया में अगर पूछे सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है तो रूस में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का आता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में, असम में, उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा में? तो उत्तर प्रदेश में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या अभ्रक? तो देखिए अभ्रक क्या है, एक अकार्बनिक खनिज है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट कहता है धात्विक है या अधात्विक है या परमाणु है या इनमें से कोई नहीं है? तो पाइराइटिक जो है सो एक प्रकार का धात्विक खनिज है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कौन कोयला घटिया किस्म का है? मतलब कोयला जो है वो कौन सा कोयला है जो सबसे घटिया किस्म का है? लिग्नाइट, पीट या बिटुमिनस या एंथ्रासाइट? तो देखिए सबसे घटिया किस्म का जो है वो कोयला वो पीट नामक कोयला है, वो सबसे ज्यादा घटिया होता है, यानी इसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा नहीं होता है, सबसे कम होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो भारत में सबसे ज्यादा खनिज तेल कहाँ उगाया जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता है? डिगबोई में, मंगला में, मुंबई हाई या खंबात? आपके सोशल साइंस के किताब में दिया होगा मुंबई हाई, है ना, उसका चित्र भी दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे ज्यादा अगर तेल कहीं पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, मुंबई हाई, यानी समुद्र के बीचों बीच से निकाला जाता है एक पुल बनाकर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? मतलब सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, मतलब पाया जाता है, और सबसे उपयुक्त राज्य कौन है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या राजस्थान? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान आधा से जो क्या है उसमें रेत है, तो वहां हम क्या कर सकते हैं, सोलर लाइट लगा के या पवन चक्की, हम पवन ऊर्जा लगाकर हम सौर ऊर्जा को सबसे ज्यादा पैदा कर सकते हैं, तो इसका सबसे उत्तम राज्य हो जाएगा अगर भारत में पूछे तो वो क्या हो जाएगा, राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 33 नंबर देखिए क्या करा है, इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है?
चाय, रबर, गन्ना या इनमें से सभी। तो देखिए 33 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। चाय जो है वो एक रोपण फसल नहीं है, चाय को हम रोपते नहीं है। बाकी रबर को भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है। तो चाय जो है हमारा वो रोपण फसल में नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? तो सिक्किम, असम, केरल या तमिलनाडु। तो देखिए भारत में चाय की कृषि सबसे पहले असम में हुई थी। क्यों? और दुनिया में पूछे तो सबसे पहले ये चीन में पाया गया है ना, और चीन से ही सटा हमारा असम राज्य है। तो उसी के देखा देखी से असम यानी हमारे भारत में सबसे पहले चाय की खेती किस राज्य में शुरू की गई? असम में की गई। और अभी भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं चाय की खेती होती है तो वो कहाँ होती है? असम इलाके। ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है, और यहाँ सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो देखिए दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? वो पश्चिम बंगाल में है। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 36 नंबर। तो क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई है? भोपाल गैस त्रासदी हुई यानी दुर्घटना घटी तो किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या मेथिल आइसोसाइनाइड। तो मेथिल आइसोसाइनाइड के कारण जो भोपाल में गैस त्राहित हुई थी वो इसी गैस के कारण हुई थी, जिसमें बहुत सारा जान माल की क्षति हुई थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? मतलब रेल का नाम था जीवन रेखा, वो कब चलाई गई थी? 1991 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में या 2001 में। तो जीवन रेखा जो रेल है वो 1991 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 38 क्या है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? मतलब भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1930 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में और या 1935 ईस्वी में। तो 38 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1923 ईस्वी में भारत में पहला रेडियो का प्रसारण किया गया। कब? 1923 ईस्वी में। अब देखिए 39 का रहा है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1998 में, 1989 में, 1986 में या 1985 में। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्राधिकरण 1986 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ये अपने बिहार में स्थित है, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या बेगूसराय। तो अपने ना तो दरभंगा में झील है एक भी, ना भागलपुर में है और ना ही मुजफ्फरपुर में। इसमें सब में नदियां हैं लेकिन झील नहीं है। झील आपको पर्वत इलाका में पाया जाता है। तो पर्वत इलाका इसमें से सिर्फ एक है, वो कौन है? बेगूसराय। तो झील कहाँ पाया जाता है आपको? कांवर झील, वो बेगूसराय में है। ठीक है, उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती नदी घाटी परियोजना या गंडक नदी घाटी परियोजना। तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो वो सोन नदी घाटी परियोजना है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, पहला है तो ये पूछेगा ही पूछेगा। तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? वो है सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है? तो पहला तो अगर विश्व स्तर पर अगर आपको पूछे तो सबसे पहले वो तो मुजफ्फरपुर है। जहां पर आपको मुजफ्फरपुर दिखे वहां पर आप आंख बंद करके टिक लगा दीजिए, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर का शाही लीची है वो विश्व भर में क्या है? प्रचलित है। वैसा लीची दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है, वो सिर्फ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पाया जाता है। और 2 जिले का नाम बताना है तो मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो पहला स्थान पर मुजफ्फरपुर होगा और दूसरा का स्थान पर वैशाली होगा। और ये भी आपसे अगर पूछा जाए कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ उगाया जाता है तो वो बिहार में। और बिहार में पूछा जाए तो बिहार में आप पहला स्थान आप मुजफ्फरपुर को रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बांका में, भगवानपुर में,
बरौनी में या बगहा में। तो उर्वरक खान कारखाना जो है वो बरौनी में है, और बरौनी में तेल शोधक भी कारखाना है, ठीक है, जहां पर तेल को सफाई किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा, समवायुदाब रेखा, समताप रेखा या समुच्चय रेखा। तो इसको हम कहते हैं समुच्चय रेखा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या कहते हैं हम? समुच्चय रेखा कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो देखिए हमारा सत्ता में साझेदारी का सही अगर मायने में हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी, यानी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है और हमें एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे के बीच में जीवन जीने और एक दूसरे को मिल बांट कर रहने के लिए ये सिखाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। जैसे हमारे देश में चल रहा है हिंदू मुसलमान या दलित अगड़ा या पिछड़ा चल रहा है, तो उस समुदायों मतलब दो विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को कम करती है, ठीक है। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? आदर्शवादी, जातिवादी, सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष। तो सांप्रदायिक जो है वो धर्म को सामुदायिक या मुख्य आधार मानता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 47 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस या जेड गुडी। तो जेड गुडी साहब जो थे वो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, उनका मानना था कि रंग भेद होना चाहिए। तो ये थे जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद जो काला गोरे के बीच में जो भेद बताता है, जैसे सबसे ज़्यादा अगर आपको पाया जाता है तो ये आपको पाया जाएगा अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका साइड में। यहाँ गोरे और काले मतलब गोरे लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दी गई है, काले लोगों के अपेक्षा दी गई है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। मतलब 74वां संशोधन जब किया गया था तो किसके लिए किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से या राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। तो संविधान का जो 74वां संशोधन किया गया था वो नगरीय शासन व्यवस्था से, जैसे मेयर बनाया जाता है, पार्षद बनाया जाता है, तो ये किस संसदीय संशोधन से? तो संविधान के 74वें संशोधन के कारण ये संभव हो पाया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? मतलब अगर बिहार में कोई जिले में अगर नगर निगम है तो उसमें अगर वार्डों की संख्या सबसे ज़्यादा अगर हो तो वो कितनी हो सकती है? 37 होनी चाहिए, 52 होनी चाहिए, 72 होनी चाहिए या 75 होनी चाहिए। तो देखिए वार्डों की अगर जनसंख्या अगर संख्या पूछे तो वो सबसे ज़्यादा 75 होनी चाहिए, 75 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 75 से ज़्यादा होगी तो उसके लिए नया कानून बनाया जाएगा, जिसके बाद वो राज्य सरकार उसको लागू कर सकती है, ठीक है। तो आप अपना याद करिएगा कि अधिकतम वार्डों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 75 ही हो सकती है, ठीक है। अब देखिए 50 क्या है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो संघीय शासन के प्रणाली की विशेषता नहीं है लिखित संविधान, सर्वोच्च न्यायपालिका, इकहरी शासन व्यवस्था या शक्तियों का विभाजन। तो इकहरी जो शासन व्यवस्था है वो संघीय प्रणाली की विशेषता में नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई? पंचायती राज जिसमें वार्ड मेंबर बना जाता है, पंच बना जाता है, सरपंच होता है, मुखिया होता है, जिला परिषद होता है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई? बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से या पंजाब से? देखिए पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, पंचायती राज की अगर सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब कह रहा है 52, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? अब तो अपने बिहार में पूर्ण रूप से दारू और ताड़ी बंद है, फिलहाल चोरी छुपे से तो बेचा जा रहा है, लेकिन सरकार के नज़रों में लिखित रूप से हमारे बिहार में क्या है, शराबी बंदी है, ठीक है।
तो तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो सबसे पहले जो है वो आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में तारी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है? पंचायत के चुनाव कौन कराता है? जो हमारा जो पंचायत का चुनाव होता है, जिसमें हम आपको अभी बताए हैं, जिसमें वार्ड का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, उसके बाद मुखिया का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, पंचायत समिति, यानी कुल 6 पदों का चुनाव होता है। तो उसको कौन कराता है? केंद्र सरकार कराता है, या जिला परिषद कराता है, या राज्य सरकार, या राज्य चुनाव आयोग? तो देखिए राज्य सरकार कोई भी चुनाव नहीं कराता है, वो राज्य चुनाव आयोग, एक देश में होता है केंद्र चुनाव आयोग और एक राज्य में होता है राज्य चुनाव आयोग। तो जो केंद्र चुनाव आयोग होता है वो प्रधानमंत्री का चुनाव करवाता है, यानी सांसद का, और जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो पंचायती का चुनाव करवाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आगे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 पर जब हम आएंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल मतलब जो क्षेत्र की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या जनता दल यूनाइटेड? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता है हमारे मोदी साहब जी, जो भारत के प्रधानमंत्री है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये इसकी पार्टी केरल साइड में है। ठीक है, और सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये हमारे भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अभी वर्तमान में सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को हम जानते हैं। और जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार के मुख्यमंत्री जी की पार्टी यानी नीतीश कुमार की पार्टी है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तीनों क्या है? ये राष्ट्रीय पार्टी है। और हमको कह रहा है क्षेत्रीय राजनीतिक दल, तो हमारे जो नीतीश साहब की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, ये क्या है? एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी क्या है तो आप इसमें याद रखिएगा। राज्य स्तरीय पार्टी तो एक नया में नाम आया है आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो ये नया राष्ट्रीय पार्टी बना है, जिसका नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल साहब जी है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तो उनका जो पार्टी है वो इसी साल यानी 2023 में ही उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। इससे पहले वो भी क्या थे? एक क्षेत्रीय पार्टी के अंतर्गत ही आते थे। तो कुल अभी 6 पार्टी ऐसे हैं जो जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 55 पर हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, तो आपको आंख बंद करके आना चाहिए, कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। यानी अपना प्यारा देश भारत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां 50 करोड़ से अधिक मतदाता है। यानी मत देता है कितने लोग हैं? 50 करोड़ लोग चुनाव मतलब मत देता है, यानी वोट देता है। ठीक है, अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अनुरूप सही है? कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासक, उत्तरदायी व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी यानी बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा। ठीक है, जिसकी संख्या ज्यादा होगी यानी जिसको ज्यादा वोट मिलेगा उसका शासन होगा। ठीक है, अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में या नागरिकीय शासन में? देखिए भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि दोहराना है। तो हमारा जो प्रस्तावना है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। देश की चर्चा नहीं किया गया है, भारत समूहों का, यानी भारत में जितने राज्य हैं वो सभी के समूहों का एक राज्य है। ठीक है, अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? आतंकवाद, जातिवाद, परिवारवाद या इनमें से सभी? तो भारत में देखिए आतंकवादी सबसे ज्यादा घुसपैठ कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। जातिवादी आप बराबर मोदी जी के नाम, मोदी जी के भाषण में सुनते होंगे कि कांग्रेस या ऐसी सारी पार्टी जो अपने बच्चों को ही आगे बढ़ाती है, ऐसी जातिवादी और परिवारवादी, यानी इनमें से सभी जो भारत में लोकतंत्र की अगर चुनौती है तो वो आतंकवाद भी है, जातिवाद भी है और परिवारवाद। सबसे ज्यादा समस्या परिवारवाद है ना, जिसमें दूसरों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। एक ही परिवार की पार्टी होती है और उसका हमेशा प्रधान उसी परिवार के लोग होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? निम्नांकित में कौन सा कदम
लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, सामाजिक असमानता, पंचायती राज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंचायती राज, ठीक है, सुधार सूचक है, ठीक है। तो हमारा जो पंचायती राज है ये यहाँ से चुनाव का ये पहला कोर्स होता है, यानी पहला एग्जाम होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1951 में, 15 मार्च 1950 में, 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1951। तो योजना आयोग का गठन जो हुआ वो 15 मार्च 1950 को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है? उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व मतलब स्वामी, उसका मालिक, तो किसमें होगा? पूंजीवादी, मतलब जिसमें सारा का सारा पैसा वो स्वयं लगाया, किसी एक व्यक्ति ने लगाया है, तो उसको हम कौन सी व्यवस्था कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। कोई निजी व्यक्ति ने लगाया है तो उसको हम क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम उसको रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है? गैस और बिजली उत्पादक किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो गैस और बिजली उत्पादक जो है वो हमारे द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1871 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1950 में, या 1945 में? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान जो सर्वप्रथम वो भारत में 1868 में लगाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय आय का मतलब राष्ट्र में कितना, पूरे देश में कितना आमदनी आता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति, या कर समिति? तो राष्ट्रीय आय समिति, जिसकी चर्चा क्वेश्चन नंबर 63 में किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 65 का देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, क्यात, टका, या युआन? अब देखिए रुपया तो अपने देश के मुद्रा का नाम है, और बांग्लादेश का पूछा तो बांग्लादेश में क्या चलता है? टका चलता है। अपने यहाँ रुपया चलता है और बांग्लादेश में टका। 1 टका, 2 टका, 3 टका, 20 टका, 50 टका, 100, जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना 1 रुपया, 2 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है। तो बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा चलती है? टका चलती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? आधुनिक युग की प्रकृति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? टेट्रस्को का, काउथर का, मार्शल का, या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग में नहीं कहता है कि भाई पैसा है तो सारा जहां है। तो हमारे मार्शल साहब ने कहा कि भाई बिना पैसा का अब कुछ होने वाला है नहीं, पैसा है तो भाई लोग पूछते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, यानी में से कोई नहीं। देखिए अल्पकालीन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, दीर्घकालीन का मतलब होता है ज़्यादा दिनों के लिए, और मध्यकालीन मतलब कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, थोड़ा समय के लिए। तो यानी हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्पकालीन समय के लिए आपको प्राथमिक कृषि के लिए ऋण दिया जाता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से है, भारत से है, ईरान से है, या बांग्लादेश से? तो इनका जो संबंध है वो बांग्लादेश देश से, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है? वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य, या संचार? तो स्वास्थ्य जो है वो आर्थिक ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो स्वास्थ्य हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, या इनमें से सभी? तो ऊर्जा हम कोयला से भी प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम से भी प्राप्त करते हैं, और विद्युत से भी प्राप्त करते हैं। तो यानी इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कह रहा 1971 नंबर क्वेश्चन, 1955 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आए? WTO, गैस,
नई आर्थिक नीति या इनमें से कोई नहीं। तो 1995 जो है, 95 में WTO यानी ये ऑप्शन नंबर ए यानी WTO सामने आया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई? 1991 में, 1980 में, 1992 में या 1996 में? तो भारत में वैश्वीकरण का मतलब विश्व भर में जो नई नई नीति आई या नए नए जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई वो भारत में कब की गई? 1991 ईस्वी में, यानी अंग्रेज के जाने के बाद भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत यानी प्रक्रिया शुरू की गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोको कोला, LG, रिब्लॉक या नोकिया? तो इसको किसने खरीदा? तो भाई कोको कोला साहब ने थम्स अप ब्रांड जो है उसको खरीदा। किसने? कोको कोला। तब थम्स पर भी देखिएगा कोको कोला ही लिखा रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है, भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2008 ईस्वी में, 2007 में, 2006 में या 2005 में? तो भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकस्मिक प्रबंधन की का मुख्य घटक कौन है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी गठन, स्थानीय लोग या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी मुख्य घटक के रूप में आते हैं। अब देखिए 76 क्या है, भूस्खलन में से अभिप्राय है, मतलब भूस्खलन मतलब भूमि अपने से नहीं करता है, वो मलबों का घिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का घिसकना या इनमें से सभी? तो देखिए 76 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, भूस्खलन किसके द्वारा होता है? चट्टानों के घिसकने के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 77 देखिए क्या कह रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में जो बाढ़ आता है जिसके कारण पूरा बिहार बाढ़ से मय रहता है, उसका क्या कारण है? बाढ़ में अधिकता या जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जब वर्षा ज़्यादा होती है तो क्या होता है, नदी उफान पर आने हो जाती है, और जब उफान पर नदी हो जाती है तब क्या होता है, बाढ़ आने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुई थी? 1920 में, 1966 ईस्वी में, 2004 में या 1934 में? तो 1934 में जो भूकंप आया तो उसमें सबसे ज़्यादा बिहार को क्षति हुई थी। ठीक है, अब देखिए 79 नंबर क्या है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं? प्राकृतिक मतलब कौन सी घटना भगवान द्वारा नहीं की गई, वो मानव द्वारा? सुनामी, बाढ़ या आतंकवाद या भूकंप? तो देखिए सुनामी भगवान के द्वारा आता है, बाढ़ भी भगवान यानी वर्षा भी भगवान कराते हैं, भूकंप भी भगवान के द्वारा आता है। आतंकवाद है जिसको मानव ने इसको पाला है, जिसका मुख्य घटक कौन है? पाकिस्तान, इसको उड़ा दिया जाए बम से। ठीक है, अब देखिए इसका आखिरी नंबर क्वेश्चन, किस भूकंपीय तरंग को गहनता सबसे कम होती है? तो 80 का जो ऑप्शन नंबर बी है यानी एल तरंग, ये सबसे कम होती है। तो इसी के साथ ये सेट 1 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका ज़्यादा दिन रह नहीं गया है। तो आप घर पर पढ़ाई कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।